चांदी में फिर से तूफानी रफ्तार। शुरुआती गर्मी के बाद चांदी में जोरदार तेजी। एमसीएक्स पर चांदी 3,19,000 रुपए के पार। चांदी में आज करीब 8,000 रुपए की मजबूती। सोने ने आज फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,48,000 रुपए के करीब पहुंचा। आज 1,47,996 का नया हाई लगा। वहीं कॉमेक्स पर सोने का भाव $4,675 के करीब। कच्चे तेल में हल्की बढ़त। ब्रेंट क्रूड $64 के करीब तो WTI क्रूड $59 के पास। वहीं एमसीएक्स पर क्रूड 5,440 रुपए के नजदीक। बेस मेटल्स में आज दिख रही है नरमी। कॉपर का भाव 1,300 रुपए के नीचे। वहीं एल्युमिनियम में हल्की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। जिंक भी सीमित दायरे में। मसालों में मिला जुला रुख। जीरा में करीब 1% की गिरावट। धनिया में हल्की बढ़त। वहीं हल्दी में करीब ½ % की तेजी। ग्वार में आज दिख रही है मुनाफा वसूली। ग्वारगम का वायदा 10,650 के करीब। ग्वार सीड का वायदा 5,700 रुपए के पास कर रहा है कारोबार। जी, चांदी पर आपकी राय। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी तेजी के बाद? क्या उनके रिएक्शंस क्या हैं, बताइए, शेयर कीजिए सर। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो चांदी डेफिनेटली बहुत ही अंडररेटेड कमोडिटी थी। 2 साल से देख रहे थे कि जिस ढंग से डेफिसिट चल रहा है और साथ में जो नए इवेंट्स हुए हैं, मतलब डिमांड को लेकर इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, ईवी, सोलर पैनल और खास करके इन्वेस्टमेंट के तौर पे फैमिली ऑफिसेस, म्यूचुअल फंड, ये सब मेजर कारण रहे जिसकी वजह से हमने ये बड़ा जंप देखा है। देखिए, हमारा भी एक्सपेक्टेशन था कि प्राइसेस $75-80 मारेगा, बट ये नहीं था कि एक ही साल में आ जाए जो 2025 में हमने देखा था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल, क्योंकि जनरली कमोडिटी या खास करके सोना चांदी 18-20% की तेजी के लिए बनी हुई है। आज तक हमने कभी इतनी पैराबोलिक जंप एक ही साल में नहीं आते हुए देखा। हालांकि 1980, 2011 में भी हमने देखा, बट इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी के साथ कभी नहीं देखा है। तो जो सारे इवेंट हुए उसकी वजह से ये रैली आई है। उदाहरण के तौर पे कल डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ की बात हुई, इमीडिएटली हमने देखा प्राइसेस में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे समय में 2-3 चीज से हम लोग वर्क कर रहे हैं। पहला, क्लाइंटों को एक फोमो में नहीं आने के लिए बोलते हैं, बिकॉज 200-250% की तेजी के बाद अभी भी अगर आप देखते हो कि मुझे और बड़ी तेजी मिलेगी, तो वहां पर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लाइंट्स को ऑप्शन के द्वारा निवेश करने की बात करते हैं या ट्रेड करने की बात करते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल लेना चाहते हैं उनको हम सलाह दे रहे हैं आज की डेट में आप SIP के द्वारा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता था बट अब सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। इसका मतलब कि आप हर महीने छोटा छोटा लीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ी गिरावट, जैसे अक्टूबर में हमने 20% की गिरावट दी थी, ऐसी कोई भी गिरावट आती है तो एक अच्छा मौका बन जाता है, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 लाख पे भी बहुत ज्यादा कॉस्टली दिख रहा था, 1,80,000 पे भी दिख रहा था और अब और ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। हाँ, अब ये फोमो कब खत्म होगा? जब जियोपॉलिटिकल में कमी आएगी, डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ रिवर्स होते हुए दिखाई देंगे या सप्लाई साइड कुछ और ज्यादा आएगा। जैसे लास्ट वीक अगर अपडेट आई थी कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर 7 और 7 14 बिलियन का फंड बुलियन से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़े बहुत रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना की जो सबसे बड़ी सोलर कंपनी है वो लॉन्गी चांदी की जगह कॉपर में, क्योंकि कोई भी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट का सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो ये फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लैंकली फोमो के अंदर नहीं जाइए। हाँ, टेक्निकली अगर हम देखें तो $100 आपको दिख जाएगा, बट जो रिस्क है वो इन्वॉल्व ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के जरिए क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पोजीशन बनाइए, या ज्वेलर्स है उनको हेजिंग भी जो करवा रहे हैं हम लोग, वो ऑप्शन के जरिए करवा रहे हैं ताकि M2M से बचा जा सके, क्योंकि मोमेंटम जिस ढंग से ऊपर उनका सबसे बड़ा रिस्क रहता है हेजिंग। विश्वमोहन जी बिल्कुल अजय सर, आपने सही बोला कि ऑप्शन के तौर पर ही आप यहाँ पर अभी क्लाइंट्स को सजेशन कर रहे हैं, और जो लोग फिजिकल बाय करना चाहते हैं तो वो छोटा छोटा कोई भी करेक्शन आता है तो वहाँ पर छोटा छोटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अनिंदित सर, आपको क्या लगता है कौन से बड़े फंडामेंटल्स इस वक्त चांदी में काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी रैली के बाद कोई बड़ा करेक्शन आता हुआ आपको दिख रहा है आगे? हाँ नमस्कार। हम लोग अभी भी चांदी सोना दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स में काफी बुलिश है, क्योंकि देखिए ये जो कमोडिटीज में स्पेशली हार्ड मेटल्स में जो हो रहा है लास्ट 1.5-2 साल से, इट इज गॉट लेस टू डू विद डिमांड एंड सप्लाई, और ये प्योर मॉनेटरी ग्लोबल मॉनेटरी रीसेट हो रहा है, जो हम लोगों ने बार बार बताया, डी डॉलराइजेशन। मतलब सिर्फ डी डॉलराइजेशन ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी, इट इज बेसिकली द एंड ऑफ द एंटायर फियाट करेंसी सिस्टम। तो हो क्या रहा है, कमोडिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड इन डॉलर्स, वो यूनिट ऑफ अकाउंट कोलैप्स कर रहा है।
सो बेसिकली कमोडिटीज आर गेटिंग रिप्राइस, तो वो हायरार्की में सो कमोडिटीज स्पेशली हार्ड मेटल्स एक नया करेंसी बन के उभर के आया है, जहां पे गोल्ड इज द डॉलर, सिल्वर इज लाइक the euro and every other hard metal is in the pecking order. तो अभी गोल्ड सिल्वर में इसलिए जो आपका अप ट्रेंड है इन डॉलर टर्म्स ये चलता रहेगा, करेक्शंस होगा 10 to 15% इन गोल्ड इज नॉर्मल। सिल्वर में तो हम लोग एक ही दिन में इनफैक्ट 24 to 36 आवर्स के अंदर 15% का वॉलेटिलिटी उसमें देखते हैं। जैसे MCX पे लास्ट 2 दिन में जो प्रीमियम है ओवर लैंडेड प्राइस वो आज सुबह 10% चला गया था, अभी 8.5% के आसपास है। तो ये सब प्राइस वॉलेटिलिटी होगा, बट लार्जर जो ट्रेंड है जो अभी करीब $100 जो हम लोग का ओवरऑल टारगेट था वहां पे ऑलमोस्ट आ चुका है। बट यहां से भी वी वोंट बी सरप्राइज कि यहां से भी प्राइसेस माने आपका अपसाइड में काफी ऊपर तक जाए। हो सकता है कि 150-160 डॉलर्स तक भी ये साल दिख जाए, उसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है, उसके साथ एक मॉनेटरी रीसेट हो रहा है। तो ये दोनों जब कोलाइड करता है तो इट क्रिएट्स वेरी लार्ज प्राइस मूव्स। लेकिन आप कह रहे हैं कि 160 सर, लेकिन आपको लग रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है इन लेवल्स पे सस्टेन कर पाएगी क्या? आपको लग रहा है कि वायबल होगा, पास ऑन कस्टमर्स को कर पाएंगे क्या इतने प्रोक्योरमेंट लेवल अगर इतना ज्यादा होगा तो? एक्चुअली विश्वमोहन जी हुआ क्या है कि सिल्वर प्राइस को 55 साल से इतना दबाया गया था कि पूरा जो ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और ग्रीन एनर्जी जो न्यू इकोनॉमी इंडस्ट्रीज है वो अपना उनको एक हाई परफॉर्मेंस मेटल मिल गया था एट अ वेरी डर्ट चीप प्राइस। उनका पूरा सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी वो सिल्वर के बेस के ऊपर बना है। अभी कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा उसको टाइम लगेगा। आज टेस्ला का गाड़ी में अगर 1 आउंस मतलब 30 ग्राम के आसपास सिल्वर लगता है तो उसके लिए $100 इंपॉर्टेंट है या टेस्ला का जो एंड प्राइस है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कोई भी नया टेक्नोलॉजी आने के लिए उसको एट ग्राउंड लेवल सस्टेन होने के लिए टेक्स लॉन्ग टाइम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑयल का रिप्लेसमेंट के बारे में हम लोग 15 साल से बात कर रहे हैं, अभी ग्राउंड में उसका इंपैक्ट दिख रहा है। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और सबसे बड़ा चीज ये है कि सिल्वर इज अ मॉनेटरी मेटल, तो उसमें जो रीएडजस्टमेंट हो रहा है तो इंडस्ट्री को ये हिट लेना ही पड़ेगा। सोलर जो मैन्युफैक्चरर्स है सोलर पैनल, उनके लिए ऑलरेडी 20-25% का जो एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट अभी सिल्वर हो चुका है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर है उनके लिए अभी भी लेस देन 1% है एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट। जी बिल्कुल। भाविक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको भी लगता है 150 से $160 तक के लेवल्स हम चांदी में देखेंगे? फिलहाल कॉमिक्स पर देखिए $94 का जो एक लेवल था वो भी क्रॉस कर चुकी है। 6.25% से ज्यादा की तेजी इस वक्त नजर आ रही है चांदी में। कौन से अहम लेवल्स आप देख रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कितने दिन में हम $100 तक चांदी में आते हुए देखेंगे? देखिए सुरभि जी, मैं तो आई वाज थिंकिंग कि शायद फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में $100 आ सकता है जब 2025 एंड हुआ था। बट अभी लग रहा है कि एटलीस्ट पहले महीने में ही हम देख रहे हैं कि नियर टू $100 है। और सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स थे, जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स का जो रिस्ट्रक्चरिंग था, आउटफ्लो जो होने वाला था, वो सारे उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो सिल्वर की प्राइसेस न रुक रही है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में तो ईजिली हम $100 देख सकते हैं। और मुझे भी एक्सपेक्टेड है कि आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर तक $125-128 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए डिमांड तो है बट सप्लाई की अभी क्रंच हो चुकी है, जहां पे जो अगर हम देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड 60-70% जो सिल्वर जो रिफाइंड होती थी वो चाइना करती थी। तो वो चाइना एक बड़े प्रोवाइडर थी और उन्होंने अभी एटलीस्ट हॉल्ट की है कि जहां पे जो भी स्टेट एंटिटी है 80 मिलियन आउंस के ऊपर अगर वो प्रोसेस करती है तो ही वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक 2026 में हमें काफी सप्लाई क्रंच देखने को मिल सकता है। और अभी फिलहाल सिल्वर की कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो उसकी वजह से ही मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस जो है वो आगे जाके और बढ़ सकते हैं। आई थिंक 125-128 लेवल्स जो है वो एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर्स में हम देख सकते हैं। कोई चांदी की बात, लेकिन सोना भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी देखिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर अभी की बात करें तो 2.5% तक की तेजी 4,700 के पार कॉमिक्स पर निकल चुका है। वहीं घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आप सोने में देख सकते हैं। 1,47,415 के लेवल पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अजय सर, क्या लगता है आपको सोने में अब कौन से बड़े लेवल्स यहाँ से आते हुए दिखेंगे और निवेशकों को क्या सलाह होगी इस वक्त? देखिए बिल्कुल, अगर सोने की बात करें तो इस वक्त थोड़ा सा स्टडी दिखाई दे रहा है। उसका देखने का अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में जिस दिन से 50 का लेवल हमने 13 साल बाद आते हुए देखा, 2012 अप्रैल में हमने ये लेवल आते हुए देखा, ये बिल्कुल दिखाता है कि चांदी के मुकाबले सोना काफी स्टेबल था। बट ऐसी स्टेबिलिटी भी नहीं है, हमने प्राइजेस को फिर से 4600 के ऊपर आते हुए देख पा रहे हैं। तो गोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, मुझे लगता है अभी इमीडिएट जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है वो 4820 का आता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 40 to 50 के आसपास आता है, तो करंटली मुझे लगता है 48-20 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और डोमेस्टिक मार्केट पे ठीक है, रुपए भी वीक हो रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है और आने वाले दिनों में वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। बट टाइमिंग गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट पे भी इज हेडिंग टुवर्ड्स लेट्स से 1,55,000 1,60,000 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन जो पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, वो सब अपनी जगह पे सही है, बट टाइमिंग एज ए इन्वेस्टमेंट अब ये प्रोडक्ट दोनों ही काउंटर, देखिए एक फोमो बन गया है या स्ट्रक्चरल चेंजेस है या मॉनेटरी चेंजेस है, वो अपनी जगह पे है। बट जो हम लोग एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर जो आदमी देखता है कि ये एसेट क्लास में मेरे लिए रिस्क है या रिवॉर्ड ज्यादा है, तो ये दोनों ही कमोडिटी मुझे नहीं लगता है कि सुटेबल है गोइंग विद हायर वॉलिटिलिटी। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन ही बेटर रहेगा, जहाँ पे 1,47,000 का कॉल लेके चलिए, बेटर वही रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर चीजें जियोपॉलिटिकल में या मॉनेटरी में कुछ भी चेंजेस आता है तो उसके इम्प्लीकेशंस करंट भाव से काफी स्ट्रांग रह सकते हैं नीचे। तो बेहतर है कि आप ऑप्शंस के जरिए जाएं और जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा है उस कॉस्ट के ऊपर का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी लगा ले। ये भी एक आपको मुनाफा समेटने का, मुनाफे को लॉक करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वक्त निकालना पड़ा और लंबा इंतजार भी करना पड़ा, आप यूएई से हमारे लिए जुड़े हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं सीधा सवाल ये करूंगा कि 2026 के बजट में क्या लग रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को अलग से एक नीश कैटेगरी बना देनी चाहिए ताकि जो यूरिया डीएपी की भीड़ में ये ना दब जाए, और आप लोगों की इंडस्ट्री की तरफ से क्या डिमांड है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमारे जो इंडस्ट्री है वो माइक्रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को इस बार पहली बार जीएसटी 2.0 में 12% से लेके हमको 5% तक अब एक सेपरेट कैटेगरी बनाया गया है। तो बहुत अच्छा है कि मतलब अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट एक वोकैबुलरी में आ गया है गवर्नमेंट के। लेकिन यहाँ अभी सिर्फ शेड्यूल 1G जो हमारी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसमें ही ये जीएसटी कटौती हुई है। हम ये चाहते हैं कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, जो भी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हो, वो कॉमन ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर 5% पे हो तो डेफिनेटली किसानों को ये रेट बेनिफिट पहुंचेगा और कोई क्लासिफिकेशन में आनाकानी नहीं होगी। तो ये हमारा सबसे पहला एक एक्सपेक्टेशन है बजट से कि जो भी फर्टिलाइजर की नियम में शामिल किया गया है उसको हम 5% ड्यूटी में एक स्टैंडर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर में लेके आए। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये रिलीफ मिली है कि हम 5% जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको 5% ड्यूटी स्ट्रक्चर में लाया गया है। ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। मेरी खुद की कंपनी एरीज एग्रो लिमिटेड और हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के जो भी एसोसिएशन मेंबर्स हैं ये इसके लिए बहुत खुश है कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर्स को ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बाहर से माल ये लेके आ रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये एक अलग ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता है वही आइटम के ऊपर। तो एक कॉमन ड्यूटी स्ट्रक्चर एक शायद एक बेनिफिट होगा और ये क्लासिफिकेशन में भी कोई डिफरेंस या कोई आनाकानी नहीं होगी। आखिरी हम ये चाहते हैं कि हम एक 1 नेशन 1 लाइसेंस की एक डिमांड हमने किया है कि बेसिकली हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इंडस्ट्री में हर एक स्टेट, हर एक एरिया में अलग अलग लाइसेंस होते हैं, इससे कॉस्ट बढ़ते हैं और ये पूरी कॉस्ट फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक 1 नेशन 1 लाइसेंस हो जहां एक कॉमन लाइसेंसिंग के पोर्टल हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करे और स्टेट गवर्नमेंट्स वहां से डेटा लेकर हमें एक सीमलेस लाइसेंसिंग प्रोसीजर में शामिल करें। इससे बहुत कॉस्ट कम होंगे। ये कॉस्ट हम इंडस्ट्री के हिसाब से हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम किसानों तक इसको हम कॉस्ट के रिडक्शन को, बेनिफिट को पास ऑन करें। एंड ये डेफिनेटली ये 3 चीजें अगर होंगे तो हमारे इंडस्ट्री को एक अलग से बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि दिस विल बी वेरी यूजफुल कि हमारे किसानों को ये बेनिफिट हम पूरी इंडस्ट्री पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया राहुल जी, और अपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को बताया कि आपकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। इसी नोट पर आप तीनों मेहमानों को भी, अजय जी, अनिल जी और भाभी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। आज वक्त कम था, ज़्यादा बात नहीं, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। इसी नोट पर